हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की थ्योरी का पार्ट 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक्स, उनमें इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अमाइंस। तो अमाइंस मतलब NH2 ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन है, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके अलावा हम इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स को भी डिस्कस करते हैं, NO2 वालों को, और जो CN और NC होते हैं मतलब नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए इसका जनरल नेम तो आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बट क्योंकि बुक्स में एनसीईआरटी बुक में मेजर जो पार्ट डिस्कस किया हुआ है वो NH2 को लेकर किया हुआ है, इसलिए उसने चैप्टर का नाम अमाइंस लिख रखा है। तो बुक में चैप्टर का नाम अमाइंस है, बाकी ये वही चैप्टर है। ठीक है एवरीवन, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। इफ यू आर नॉट रेडी, प्लीज बी रेडी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई छवि के किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम थ्योरी का पार्ट 2 डिस्कस करना जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज की क्लास में एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होंगे। तो अगर हमारा रूट क्लियर होगा तो उस रूट पर चलना आसान होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इंडेक्स। तो ये रहा इंडेक्स। यहाँ पर हम आज जो टॉपिक्स आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं वो होंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिर हम बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे एसाइलेशन रिएक्शंस, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे? बेसिक नेचर, एसाइलेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस। भाई ये रिएक्शंस ही तो हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और फिर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर मूव करूंगा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लास्ट में मैं सेशन को समराइज करूंगा। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं, अमाइंस आर रिएक्टिव and behave as nucleophiles due to the presence of one unshared pair of electrons। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमाइंस जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्यों बोल रहे हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स? क्योंकि ये NH3 में हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं। जो NH3 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। जब NH3 में 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई अराइल या एल्काइल ग्रुप अटैच किया जाता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है प्राइमरी अमाइन। सिमिलरली अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं प्राइमरी अमाइन के लिए भी, मतलब जो अब RNH2 है, सपोज अगर हमने एल्काइल ग्रुप अटैच किया है, अगर आप वहां से RNH2 से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास फिर से एक अराइल और एल्काइल ग्रुप के साथ, तो आपके पास निकल के आता है सेकेंडरी अमाइन, जिसको आप R2NH बोल सकते हो इफ बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम। तो अमोनिया से बना प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी से बना सेकेंडरी अमाइन। अगर आप फर्दर यही स्टेप ले लेते हैं तो आपके पास आ जाता है R3N। R3N क्या है? आपका टर्शियरी अमाइन। अब समझने वाली बात क्या है कि हमारा प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन या क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ये सभी किसके डेरिवेटिव्स हैं? अमोनिया के। इन सभी के अंदर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट को छोड़कर जहां पर लॉन पेयर यूज हो चुके होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और अमोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पर लॉन पेयर। अब उस लॉन पेयर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, साथ में लॉन पेयर कितना इजीली यूज हो सकता है, कितना इजीली नाइट्रोजन लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है,
क्योंकि आप जानते हैं लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो उस बेस पर हम इसे इसकी बेसिसिटी डिसाइड करेंगे, इसका बेसिक नेचर डिसाइड करेंगे कि कितना अच्छा लुईस बेस है। तो अमाइंस आर रिएक्टिव एंड बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि नाइट्रोजन पर लॉन पेयर प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर? एक पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। So some important chemical properties of amines are discussed below. अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे अमाइंस की, चाहे वो लॉन पेयर के बेस पर हो या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के, तो जिस तरीके से हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको ध्यान से समझना है। पहला है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। किस वजह से होगा भाई? बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस का मतलब है, बेसिक नेचर देखने के लिए आपको देखना होगा कि लॉन पेयर कितनी जल्दी डोनेट हो रहे हैं, लॉन पेयर कितनी जल्दी डोनेट हो रहे हैं। अच्छा, जो बात एसिड में होती है वही बेस में चेक करनी है। जैसे ही एसिड्स में हम जनरली H पॉजिटिव के थ्रू देखते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट के थ्रू देखते हैं। जैसे H पॉजिटिव रिलीज किया तो बनने वाला जो अनायन है वो कितना स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप एसिडिक नेचर डिसाइड करते हैं। सेम बेसिक नेचर में देखेंगे कि लॉन पेयर रिलीज कितनी इजीली हो रहे हैं। बेसिक नेचर के लिए हमें क्या देखना है? लॉन पेयर रिलीज कितनी इजीली हो रहे हैं, ईज ऑफ रिलीज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, बस उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। सो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, सो रिएक्ट विद एसिड्स। अगर ये बेसिक हैं और मैं कहूं अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के थ्रू अपना बेसिक नेचर दिखा रहे हैं तो ये लुईस बेस हुए, और ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल BF3 एक लुईस एसिड है और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए BF3 को, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, किसके बीच में? एक कॉम्प्लेक्स बन गया NH3BF3 का। ये लुईस एसिड बेस पेयर हो गया। कैसा हो गया? लुईस एसिड बेस पेयर। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अच्छा, जैसे हम एसिडिक नेचर को Ka के अकॉर्डिंग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, बेसिक नेचर में इसकी ही वैल्यू देखेंगे, किसकी? Kb की, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा Kb होगा मतलब उतना ज्यादा वो टूट गया है, उतना ज्यादा डिसोशिएट हो गया, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैल्यू है। इसका मतलब उसने अपना बेसिक नेचर अच्छे से शो किया है। और आप क्या कहेंगे? लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb। और क्योंकि जो pKb होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb मतलब माइनस लॉग Kb, तो इसका मतलब Kb जितना ज्यादा pKb उतना कम। अच्छा, Kb जितना ज्यादा बेसिक नेचर उतना ज्यादा, तो मतलब आप क्या कहेंगे कि बेसिक नेचर Kb के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर pKb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिपीट करता हूं पॉइंट को, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो आपको या तो pKb मिला होगा या Kb दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जैसे कि इन RnH2, इन Rn डबल बॉन्ड CHR एंड RCN, Rn डबल बॉन्ड CHR को आप कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं बताइए? आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा RnH2 है और Rn डबल बॉन्ड CHR है, और उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं? RCN। उसके अलावा क्या देख सकते हैं? RCN, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, राइट। तो इनमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप RnH2 जो कि प्राइमरी अमाइन की तरह काम कर रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे उसमें तो आएगी sp3। अगर Rn डबल बॉन्ड CHR में देखेंगे तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। और अगर आप RCN में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और मतलब एक सिग्मा है और एक लोन पेयर है, लोन पेयर उसको काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन देखते टाइम जो बॉन्ड जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो RCN क्या हो गया आपका? यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन।
तो RnH2, Rn डबल बॉन्ड CHR और RCN में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, sp2 एंड sp है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं, मोर द s करेक्टर। s करेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे sp3 के केस में s कितना 1, p कितने 3 और टोटल कितना हो गया 4, तो 1/4 इंटू 100, तो इसके अंदर s करेक्टर आता है 25%। sp2 के अंदर s करेक्टर अराउंड आ जाता है 33.33% और sp के अंदर s करेक्टर अराउंड आ जाता है 50%। अब जितना ज्यादा s करेक्टर उतना ज्यादा नेगेटिव नेचर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा होगा। तो मोर द s करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, जिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, चाहे वो sp3 है, चाहे वो sp2 है, चाहे वो sp है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो आप क्या कहेंगे, लेसर इज द बेसिक करेक्टर, क्योंकि वो अब इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से होल्ड करेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मोर द s करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर हैं, कंटेनिंग लोन पेयर, लेसर इज द बेसिक करेक्टर, क्योंकि उसका होल्ड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, एस करेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब उसका होल्ड उन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे और अच्छा हो गया, जिस वजह से क्या होगा, मतलब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो जो ईज ऑफ रिलीज था, मतलब जो लोन पेयर को डोनेट होने के से हम देख रहे थे कि बेसिक नेचर आता है, वो डेफिनेटली कम हो गया। ठीक है, और डोनेटिंग टेंडेंसी, तो लेसर इज द बेसिक करेक्टर। ठीक है एवरीवन, आई होप ये एस करेक्टर वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वाला भी पॉइंट क्लियर है, केबी और पीकेबी वाला पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हेंस RnH2 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, प्राइमरी अमाइन है, और आप कह सकते हैं कि 25% एस करेक्टर है नाइट्रोजन का, कितना 25% एस करेक्टर है। जो एस करेक्टर किसका हो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है। तो मोस्ट बेसिक किससे, एसपी वाले से, किससे, एसपी वाले से, जिसके अंदर 50% एस करेक्टर है, मतलब ज्यादा एस करेक्टर तो कम बेस नेचर। ठीक है, बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, एस करेक्टर और बेसिक करेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली हैं, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना कम बेसिक करेक्टर, जितना कम एस करेक्टर उतना ज्यादा बेसिक नेचर, बेसिक करेक्टर। तो हेंस RnH2 जो प्राइमरी अमाइन है 25% एस करेक्टर इज मोस्ट बेसिक एंड RCN इज द लीस्ट बेसिक अमंग दीज, जो हमें ये दिए हुए हैं RnH2, Rn डबल बॉन्ड CHR एंड RCN। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ किस तरीके से चेक करना है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है एवरीवन, चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हम डिस्कस कर रहे हैं, पर बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हमें दो जगह देखना होता है, एक सॉल्यूशन फेज में और एक गैसियस फेज में। देखो सॉल्यूशन फेज में बातें डिफरेंट हो जाती हैं थोड़ी सी, तो हमें ध्यान रखना है उन सभी बातों का कि सॉल्यूशन फेज में किस तरीके से चीजें रिलेट करनी है और गैसियस फेज में किस तरीके से ऑर्डर डिसाइड करना है। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। The order of basic strength in case of methyl substituted amines and ethyl substituted amines in aqueous solution is as follows. सॉल्यूशन फेज में एक्चुअली क्या होता है, देखो दोनों फैक्टर्स काम करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी और सॉल्वेशन इफेक्ट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अब अगर सिर्फ हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रोजन पर वो सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब मिथाइल है, और दूसरे केस में दो कार्बन है, तो दोनों का ऑर्डर एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग होगा। देखिए कैसे, अगर हमारा इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, पहले हमने इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस देखे हैं, तो मैंने यहाँ पर लगाया डाई इथाइल अमाइन, ये हमारा हो गया ट्राई इथाइल अमाइन, और ये हमारा है इथाइल अमाइन या फिर इथेनामीन, और ये हमारा अमोनिया। तो अमोनिया तो देखो आप मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो या फिर इथाइल सब्स्टिट्यूट किया गया हो, दोनों के केस में अमोनिया सबसे कम बेसिक है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आर ग्रुप नहीं है, नो एल्काइल ग्रुप। अगर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली सबसे कम बेसिक हो गया। अच्छा, दोनों के केस में चाहे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो
या इथाइल वाला सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों के केस में सेकेंडरी वाला अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब हम सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं, जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं, जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें इस चेन का, इस आर ग्रुप का, इस एल्काइल ग्रुप का क्या देखना होता है? साइज देखना होता है। एल्काइल ग्रुप डिसाइड करता है कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन का है तो ऑर्डर आपका हो जाएगा सबसे पहले सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर अमोनिया। अगर एल्काइल ग्रुप मोर देन वन कार्बन है, मोर देन वन, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, तो फिर ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी मोस्ट बेसिक, फिर टर्शियरी, क्योंकि यहाँ वन वाले केस में सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है किस पे? आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से। और यहाँ पर जहां पर एक कार्बन से ज्यादा चेन हो गई तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ गया है तो वो डिक्रीज हो गई है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का नेचर है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब है वाटर को दूर करना, वाटर को रिपेल करना, उससे फोबिया, उससे दूर जाना। इसका मतलब जैसे ही साइज बढ़ा, अगर साइज बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो बढ़ता है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? आई इफेक्ट सॉल्वेशन इफेक्ट को डोमिनेट कर जाएगा, जिस वजह से टर्शरी, जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके केस में वो अपना पुशिंग नेचर दिखाएंगे और लॉन पेयर को इजीली अवेलेबल कराएंगे डोनेशन के लिए। और उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी और देन अमोनिया। वो ही हुआ है इस केस में। आप देखेंगे पहले सेकेंडरी अमाइन, फिर आपका, क्योंकि मोर देन वन कार्बन है तो इस केस में आपका आई इफेक्ट डोमिनेट कर गया है सॉल्वेशन से। रीजन क्या है? पुशिंग नेचर, मतलब आर ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप ने अपना पुशिंग नेचर प्लस आई इफेक्ट शो किया है, और जो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया है, जो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया है, मतलब लॉन पेयर को डोनेट होने के लिए और ज्यादा एनकरेज किया है, लॉन पेयर को डोनेट होने के लिए और ज्यादा एनकरेज किया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए कुछ काम करने जा रहे हैं और हमारा थोड़ा सा मन कंफ्यूजन स्टेट में है, तो कोई आके अगर हमें पुश कर दे, हाँ 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 आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा टारगेट है, ये आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मोटिवेट कर दे, तो आप उस काम को करने चले जाते हो। फिर अगर एक और बंदे ने कर दिया आपको मोटिवेट, तो आप और जल्दी जाओगे, इस तरीके से। बट अगर एक भी बंदे ने आके आपसे ये कह दी कि नहीं 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 इस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप डिमोटिवेट होके हो सकता है एक स्टेप पीछे ले लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग है या इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आई इफेक्ट, क्योंकि चेन एक से ज्यादा कार्बन की है, आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑर्डर आपका सेकेंडरी, देन ट्राई इथाइल अमाइन मतलब टर्शरी, देन आपका मिथाइल नहीं सॉरी इथाइल अमाइन मतलब इथ प्लस एन प्लस अमाइन इथेनामीन, ये हो गया प्राइमरी, और देन अमोनिया। और अगर कार्बन की चेन सिर्फ एक कार्बन की है तो उस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी वाला तो हो जाएगा आपका सबसे बेसिक दोनों केसेस में, देन प्राइमरी फर्स्ट आ जाएगा, फिर टर्शरी आ जाएगा, और फिर अमोनिया आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों इफेक्ट समझ में आए होंगे। इस बात को समझ लेते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट सच एज CH3, OCH3 जो डोनेटिंग नेचर है, जिनका पुशिंग नेचर है, वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। भाई डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जो लॉन पेयर का डोनेशन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको क्या कर रहे हैं, मतलब उसको एनकरेज नहीं कर रहे, उल्टा अपोज कर रहे हैं उसका कि डोनेट मत हो, उसको खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, नाइट्रो, COOH, राइट, डिक्रीजेस द बेसिसिटी, तो ये बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं।
आई होप समझ में आया होगा पॉइंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, ईडीजी जिनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल देते हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं बेसिसिटी को, और ईडब्ल्यूजी जिनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल रहे हैं वो हमें डिक्रीज कर रहे हैं बेसिसिटी को। ठीक है, विड्रॉइंग डिक्रीज, डोनेटिंग इंक्रीज। नोट क्या कह रहा है कि इन गैसियस फेज में बातें उल्टी हो जाती हैं। गैसियस फेज में क्योंकि वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सीधा और सीधा सिर्फ एक ही फैक्टर अकॉर्डिंग टू प्लस आई और माइनस आई जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग के अकॉर्डिंग। मतलब कि टर्शरी अमाइन जिसमें कि 3 आर ग्रुप होते हैं, मतलब 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट लगेगा। जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो 3 जगह से लगेगा। सेकेंडरी में प्लस आई इफेक्ट 2 जगह से लगेगा। प्राइमरी में प्लस आई इफेक्ट एक ही आर चेन लगाएगी, और अमोनिया में कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा एनकरेज जो किया है वो टर्शरी अमाइन वाले लोन पेयर्स जो कि नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट है उनको किया गया है। मतलब वो बहुत जल्दी से डोनेट होना चाहेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। ठीक है, तो गैसियस फेज में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा आपको आंसर मैच कर देना है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया। टर्शरी मोस्ट बेसिक में और अमोनिया लीस्ट बेसिक में। आई होप आपको बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, सॉल्यूशन फेज और एक्वस फेज या सॉल्यूशन फेज और एक्वस फेज, या फिर आप कह सकते हो एक्वस सॉल्यूशन और गैसियस फेज में समझ में आ गया होगा, एंड गैसियस फेज में समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन। क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? बिल्कुल है केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें यही पढ़ते हैं प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड्स की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पता लग जाते हैं, प्रिपरेशन हो जाती है, तो अब ये किस टाइप की रिएक्शंस दे सकते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे वो एज ए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, और अगर हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो हमें वो एज ए रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं। तो एसाइलेशन रिएक्शन समझते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिलीकरण। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ये आप समझते ही हैं बहुत अच्छे से। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस विद एसिड क्लोराइड। मतलब अगर मैं ले लूं RCOCl एसिड डेरिवेटिव है, या फिर एनहाइड्राइड मतलब RCOOCOR ये भी एसिड डेरिवेटिव है। R एंड R डैश हो सकता है सेम हो या फिर डिफरेंट हो। एस्टर्स RCOOR डैश ले सकते हैं, यहाँ पर R और R में भी सेम और भी डिफरेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स। कौन से मैकेनिज्म से? एसएन से, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, असाइलेशन। अब असाइलेशन क्यों बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अगर मैं हाइड्रेशन बोल रहा हूं तो H2O ग्रुप का एडिशन कर रहा हूं, और असाइलेशन बोल रहा हूं तो असाइल ग्रुप जिसको RCO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RCO, इस ग्रुप का एडिशन कर रहा हूं। आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं एसिटाइलेशन बोल रहा हूं तो फिर मैं R को CH3 कर दूंगा, एसिटाइल ग्रुप हो जाता है CH3CO। तो इन दोनों वर्ड में भी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझिए। RCO और CH3CO, तो RCO जनरल हो गया जिसको हम असाइलेशन बोल देते हैं, और R की जगह अगर CH3 रख दिया मिथाइल तो फिर ये 2 कार्बन हो गए, मतलब एसिड, मतलब एसिटाइलेशन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? एसिटाइलेशन। और एक ग्रुप क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, असाइल क्या है, एसिटाइल क्या है। कंफ्यूज होने की तो नीड ही नहीं है, समझ रहे हो बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन दिस रिएक्शन होता क्या है, प्राइमरी अमाइंस अगर हम लेते हैं, चाहे एलिफेटिक लें या एरोमेटिक लें, तो हमें मिलता है अमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं तो N, हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलेगा। भाई क्योंकि CO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो चाहे अमाइड कैसा भी मिले,
ठीक है, अमाइड कैसा भी मिले पर मिलेगा वो अमाइड ही, ठीक है। मतलब प्राइमरी अमाइन से n सब्स्टिट्यूटेड, सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूटेड, और सेकेंडरी अमाइन से डबल सब्स्टिट्यूटेड। सेकेंडरी अमाइन तभी होगा जब वो डबल सब्स्टिट्यूटेड होगा खुद ही, समझ रहे हो? ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्या रिएक्शन से समझ लें? बिल्कुल। तो देखते हैं रिएक्शन। मान लीजिए आपने लिया प्राइमरी अमाइन C2H5NH2, जिसको हम बोलेंगे इथ प्लस एन प्लस अमाइन इथेनामाइन या फिर इथाइल अमीन कॉमनली। रिएक्शन करा रहे हैं एसिड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड या फिर आपने यहाँ पे लिया है असाइल क्लोराइड। ये असाइल क्लोराइड एक जनरल टर्म है, ये है वैसे एसिटाइल क्लोराइड जो मैंने आपको अभी बताया, CH3COCl, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक H यहाँ से चला जाएगा, ऐसे समझ सकते हो अभी आप इसे, और एक Cl यहाँ से HCl निकल गया, ठीक है। हमें रिएक्शंस को याद करना होता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। जिस रिएक्शन में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है तो मैकेनिज्म से समझेंगे, बट हर बार आप मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, रिएक्टेंट्स आपको दे दिए, प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, तो आपको बार बार मैकेनिज्म, जो बड़ी रिएक्शंस होती है उनमें तो मैकेनिज्म ड्रॉ करके ही पता लगता है, बट इन टाइप की रिएक्शंस में आपको याद करना होता है कि यहाँ से H, यहाँ से Cl चला जाएगा तो आपका HCl रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा C2H5NH एंड देन जुड़ जाएगा COCH3। COCH3 क्या बन गया? ये N पर क्या आ गया आपका? इथाइल। तो N सब्स्टिट्यूटेड हुआ और सेकेंडरी अमाइड हुआ। कैसा अमाइड हुआ? सेकेंडरी प्राइमरी। भाई आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमने क्या C2H5NH2 CH3COCl की रिएक्शन करी तो हमें क्या मिल गया? N इथाइल इथेनामाइड। क्या मिल गया हमें? N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो N सब्स्टिट्यूटेड मिला, क्या बोलेंगे इसे? N सब्स्टिट्यूटेड। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये किस टाइप का अमाइड है? देखो, अगर CONH2 होता, तो अगर ये होता तो हम इसे बोल देते हैं कैसा अमाइड? प्राइमरी। बट क्योंकि CONH है तो ये N सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब प्राइमरी अमाइन से हमें कौन सा अमाइड मिल रहा है? ध्यान से समझिए, प्राइमरी अमाइड, सॉरी सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी अमाइड है तो हमें टर्शरी अमाइड मिलेगा। सेकेंडरी अमाइन है तो हमें टर्शरी अमाइड मिलेगा। समझ में आ गई होगी बात? आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आपने प्राइमरी अमाइन लिया तो आपको कैसा अमाइड मिला? सेकेंडरी अमाइड, जो कैसा है? N सब्स्टिट्यूटेड, मतलब N इथाइल इथ प्लस एन प्लस अमाइड इथेनामाइड प्लस HCl। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हमने ले लिया डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, मतलब कैसा अमाइन है ये? सेकेंडरी अमीन, ठीक है। ये हो गया डाई इथाइल, दो इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल अमीन, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? बताइए क्या बोल सकते हो? N इथाइल इथेनामीन बोल सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराई? फिर से सेम, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl एसिड क्लोराइड है, ये एसिड डेरिवेटिव है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। H यहाँ से गया, Cl यहाँ से गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5 किस पे जुड़े हुए हैं? N पर, उसके साथ आगे जुड़ गया CO और CH3। अब N कैसा है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो बताइए सेकेंडरी अमाइड हुआ या टर्शरी? डेफिनेटली ये टर्शरी अमाइड हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइड और सेकेंडरी अमाइड से टर्शरी अमाइड आपको मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा N डाई इथाइल एसिटामाइड। ये हो हमारा क्या हो गया? CH3CO एसिटामाइड, ठीक है। तो प्लस में क्या मिल रहा है? HCl एज ए साइड प्रोडक्ट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। कह रहा है अब एरोमेटिक भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ले लिया जो कि हमारा है एनिलीन, तो बेंजीन प्लस अमीन, तो बेंजीन अमीन क्या बन जाता है? बेंजीन अमीन इसका आइपेक नेम, एनिलीन इसका कॉमन नेम हम बोल देते हैं। कैसा अमाइन है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ? अच्छा, दो रिएक्शन तो हमने एलिफेटिक वालों की देख ली, एसिड क्लोराइड के साथ। अब कोई और डेरिवेटिव ले लो, एनहाइड्राइड ले लिया। एनहाइड्राइड किसका लिया? एसिटिक एसिड का। तो आप इसे बोल सकते हो एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। आप इसे क्या बोल सकते हो? एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, तो उसका ही एनहाइड्राइड बनाया है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो CH3CO O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका हो गया एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। क्या होगा यहाँ से? यहाँ से ये होगा इसका H एसाइल ग्रुप को छोड़कर इसके साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट साइड में क्या निकलना चाहिए? CH3COOH
एच। मैकेनिज्म अलग तरीके से होता है, अभी सिर्फ लर्निंग ट्रिक आपको दी जा रही है, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NHCOCH3। NHCOCH3 एसिटानालाइड। ये कंपाउंड हम अपनी लैब में भी प्रिपेयर करते हैं, ये कंपाउंड हमारे प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है, ये कंपाउंड हम प्रैक्टिकल्स में भी प्रिपेयर करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखते हैं, एनिलीन टू एसिटानालाइड। बहुत सिंपल है ये कंपाउंड, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इस मेथड को आप प्रोटेक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रोटेक्ट किया गया है। नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रोटेक्ट किया गया है। कैसे प्रोटेक्ट किया गया, बिजी किया गया है, समझाऊंगा वो वाली बात भी अभी आगे, और भी रिएक्शंस हम देखेंगे, ठीक है, उस बात पर भी हम आएंगे। तो बेंजीन पर NHCOCH3 जिसको हम बोलेंगे एसिटानालाइड, क्या बोलेंगे, एसिटानालाइड। आई होप समझ में आया होगा, एसिटानालाइड। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, कैसा अमाइड बनाइए, नाइट्रोजन पर एक ही हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन होते NH2 होता तो प्राइमरी अमाइड हो जाता। अब कैसा अमाइड है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी अमाइन से एसाइलेशन के थ्रू सेकेंडरी अमाइड बनता है और सेकेंडरी अमाइन से एसाइलेशन के थ्रू टर्शरी अमाइड बनता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या कहती है, समझिए ध्यान से। कार्बाइल अमाइन, वो कह रहा है कार्बाइल ग्रुप का एडिशन, एक तरीके से समझते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद CH3, CHCl3 नॉट CH3, CHCl3 जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं, जो एज ए एनेस्थेटिक कंपाउंड काम करता है, एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म, एंड एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड या फिर आप बोल सकते हो उस प्रोडक्ट को कार्बाइल अमीन, क्या बोल सकते हो, कार्बाइल अमीन, विच इज ए फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब एक गंदी और दुर्गंध युक्त आती है उसमें से, ठीक है, दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती, दुर्गंध, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोल देते हैं भाई, जहां कलर आ जाए, स्मेल आ जाए, PPT बन जाए, कलर चेंज हो जाए, डीकलराइजेशन हो जाए, वो टेस्ट बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली टेस्ट बन गई, राइट। तो जो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, बट होना चाहिए प्राइमरी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से कंक्लूसिव ये भी है कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस दे सकते हैं, ईदर दे आर एलिफेटिक और दे आर एरोमेटिक। और दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, जो कार्बाइल अमीन हमारी रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड या आप कार्बाइल अमीन बोल सकते हो, जिसकी फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, फॉल स्मेल होती है, ये ध्यान रखना है। रिएजेंट्स क्या है, क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH, हीट करना है, बट होगा अमाइंस के साथ ही, कौन सा, प्राइमरी अमाइंस। रिएक्शन से समझते हैं। और दूसरी बात ये भी समझ लो कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन, मतलब ये टेस्ट हो गया किसके लिए, प्राइमरी अमाइंस के लिए। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, दिस इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो RNHR जो कि सेकेंडरी अमाइन है और R3N जो कि टर्शियरी अमाइन है, डू नॉट शो दिस रिएक्शन, and this reaction is known as कार्बाइल अमीन रिएक्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, इट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस हमने लिए। आप कोई भी प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, आप ARNH2 या फिर RNH2 कोई सा भी ले सकते हैं। आप मिथेनामीन ले सकते हैं और आप एनिलीन भी ले सकते हैं। जब आप रिएक्शन कराएंगे विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे 3 मोल यूज हो रहे हैं एल्कोहलिक KOH के और 1 मोल यूज हो रहा है क्लोरोफॉर्म का। तो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस टाइप से बन जाता है कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन में बताइए, क्योंकि हम जनरली ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग तो पढ़ते नहीं है, तो जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है कि बताइए कितने मोल क्लोरोफॉर्म यूज होंगे, तो डेफिनेटली 1 मोल, और कितने मोल अल्कोहलिक KOH, मतलब यहाँ पे जो KOH बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो रहा है वो कितने मोल हो रहे हैं यूज, तो 3 मोल। हीट करने पर यहाँ पर एक ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होता है NC, तो ये बन जाता है NH2 हट के RNC।
क्या बन जाता है, RNC, जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन, या आप इसको बोल सकते हो आइसोसाइनाइड एल्केन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एल्काइल आइसोनाइट्राइल प्लस 3KCl प्लस 3H2O। बैलेंसिंग आप देख सकते हैं, इधर एक R तो यहाँ पे राइट में एक R, एक नाइट्रोजन राइट में भी एक नाइट्रोजन, एक कार्बन लेफ्ट में तो राइट में भी एक ही कार्बन, लेफ्ट में 3 क्लोरीन तो राइट में भी 3 क्लोरीन, लेफ्ट में 3 पोटेशियम राइट में भी 3 पोटेशियम, लेफ्ट में 3 ऑक्सीजन राइट में भी 3 ऑक्सीजन, और लेफ्ट में आप देखेंगे 3 और 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन तो राइट में भी 6 हाइड्रोजन। तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको कार्बाइल अमीन टेस्ट समझ में आया होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रस एसिड हम बोलते हैं होनो को, होनो क्या है, HNO2, HNO2 किससे बन सकता है, NaNO2 प्लस HCl, मतलब सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की रिएक्शन अगर करते हैं तो क्या बन के आ सकता है, HNO2, HNO2, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड, जिसको जनरली वो होनो की फॉर्म में लिख देता है HONO, और बहुत सारी रिएक्शंस होनो लिखने से हमें याद भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं होनो वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूं, HONO, HONO। तो होनो या HNO2 या NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर, तो हमें दे देता है ये रिएक्शन करके HNO2। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड किसकी देखते हैं, अमाइंस की देखते हैं रिएक्शन, किसके साथ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी अमाइंस हो, रिएक्ट डिफरेंटली, रिएक्ट तो करेंगे बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड, जिसको हम बोल रहे हैं होनो, मतलब HNO2, मतलब जो बना है लो टेम्परेचर पर सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन की वजह से, जो बना है लो टेम्परेचर पर सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन से, which is prepared in C2 from a mineral acid and sodium nitrite, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट फॉर्मूला इज NaNO2। याद रखनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं आपकी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स व्हेन रिएक्ट्स विद HNO2 मतलब होनो मतलब नाइट्रस एसिड, तो आपको क्या देंगे, अल्कोहल ROH। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और अच्छा है अगर इसका एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आप आगे ले जा सकते हो उससे बनने वाले प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए समझते हैं बात को, रिएक्शन देख लेते हैं, RNH2 जो कि हमारा प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पर R कोई एल्काइल ग्रुप है, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, मतलब एरोमेटिसिटी नहीं है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। और आप ये भी समझेंगे कि जो R है, अगर मान लीजिए CH3 है तो CH3 लिख दीजिए, और मान लीजिए C2H5 है तो C2H5 लिखेंगे, इथाइल, ठीक है। रिएक्शन कराई HNO2 के साथ, जो बना है NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर एक बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, ये बना आपका RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड आप इसे बोल सकते हो, बट ये डाइजोनियम सॉल्ट क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, राइट, नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, जिस वजह से ये हीटिंग करने से और H2O के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और N2 गैस तो इनर्ट है नेचर में, वेरी लेस रिएक्टिव है या नॉट रिएक्टिव है, तो वो रिलीज हो जाती है, साथ में HCl, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है ROH। क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ROH। अब होनो क्यों बोल रहा था मैं बार बार, ताकि आप रिएक्शन याद कर सकें, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दूंगा, भाई R और N2 के बीच में से एक जिगजैग लाइन, और N2 और Cl के बीच में एक जिगजैग लाइन खींच के आप R के साथ हो और N के साथ क्या लिख देंगे, हो नो, क्या लिख देंगे आप, हो नो। जब इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा हो नो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, N2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ROH। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ROH। तो यहाँ ब्रेक डाउन ना करके आप इसको इस
पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को ही ना बना के Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो कि स्टेबल नहीं है उसे ना बना के आप यहीं से ब्रेक डाउन देखेंगे, देखो क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो भी एग्जैक्ट आ जाएंगे। R और NH2 के R हो नो, तो देखो क्या प्रोडक्ट है ROH प्लस N2 प्लस H2O, क्या प्रोडक्ट है ROH प्लस N2 प्लस H2O आप लिख सकते हो, ठीक है। और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर आप यहाँ पर क्या लेके चलते हो HCl, अगर आपने कोई और मिनरल एसिड ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपका साइड प्रोडक्ट आएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो जब भी आप किसकी रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब भी आप कर रहे हैं होनो के साथ, तो आपका प्रोडक्ट अल्कोहल बन के आएगा ROH, क्योंकि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है ये स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स व्हेन रिएक्ट्स विद होनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एट लो टेम्परेचर गिव डाइजोनियम सॉल्ट। और जो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ये स्टेबल होता है। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है एरोमेटिक कंपाउंड के केस में वो स्टेबल होता है। मान लीजिए हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं एनिलीन, जिसको हम बोल सकते हैं बेंजीन प्लस अमीन, बेंजीन अमीन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये हमने ले लिया बेंजीन अमीन, जिसको हम एनिलीन कह सकते हैं, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जो कि बेंजीन पर NH2 है। होनो के साथ रिएक्शन करी, मतलब NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन, आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इतने लो टेम्परेचर पर ये बनता है NaNO2 प्लस HCl से होनो। और फिर आपकी आगे रिएक्शन होती है तो बनता है आपका N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, जिसको आप लिख सकते हो बेंजीन पर N2Cl, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BDC। क्या बोला जाता है BDC, बेंजीन डाइजोनियम, ये है ना डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइएजो ग्रुप और उस पे IUM मतलब प्लस चार्ज है तो डाइएजोनियम क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट NaCl प्लस 2H2O। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज स्टेबल, ये मच स्टेबल है। इससे आगे बहुत सारे रिएक्शंस, हम सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शंस या बेंजीन की प्रिपरेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सिर्फ BDC से। ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। बट जो हमने ऊपर देखा Rn2Cl वो स्टेबल नहीं था, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस नहीं है, वहां पर तो पुशिंग नेचर लग रहा है R का प्लस I, राइट। तो इस वजह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो स्टेबल है, और इस वजह से यहाँ पर अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपका जो मर्जी है वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द फर्दर रिएक्शन, ठीक है, कि आगे कौन सी रिएक्शन आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बेंजीन पर NH2, NaNO2 प्लस HCl लो टेम्परेचर पर, मतलब होनो की रिएक्शन कराई तो बना BDC, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, साइड प्रोडक्ट NaCl प्लस 2H2। चलिए अब समझते हैं आगे कुछ रिएक्शंस को। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में ही हम अभी बात कर रहे हैं सेकेंडरी अमाइंस की। अभी तक हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन करी और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस की रिएक्शन करी। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं सेकेंडरी अमाइंस की। चाहे सेकेंडरी अमाइन कोई सा भी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को क्या बोल रहा हूं मैं, होनो। होनो मतलब HNO2। ऑन रिएक्शन विद HNO2 गिव एन ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड। तो यहाँ पर अल्कोहल नहीं मिलता, तो अल्कोहल किस केस में मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के केस में। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं तो वहां पर BDC एज ए प्रोडक्ट मिलता है, जो कि स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और वहां से फर्दर रिएक्शन जा सकती है। वो डिपेंड करता है आप क्या लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी में डाल के हीट कर देते हो BDC को, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें आप देखेंगे। आप सेंडमेयर रिएक्शन कर सकते हैं, आप गेटरमैन रिएक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शन हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं। आप वहां से बेंजीन बना सकते हैं, आप वहां से फिनॉल बना सकते हैं। मतलब जो बेंजीन पर N2Cl है, जो बेंजीन पर N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव है, जिसको हम BDC मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोल रहे हैं, वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस।
अब आती है बात सेकेंडरी अमाइंस की। चाहे आप कोई सा भी कंपाउंड लें, चाहे आप एलिफेटिक लें या एरोमेटिक लें, ये रिएक्शन करने पर किसके साथ, होनो के साथ क्या दे रहे हैं आपको, ऑयली कंपाउंड। कौन सा ऑयली, ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या दे रहे हैं, ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड। रिएक्शन देख लेते हैं। जब आपने बेंजीन पर NH-CH3, ये एरोमेटिक टाइप का ले लिया, कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। ये हमने लिया सेकेंडरी अमाइन बेंजीन पर NH-CH3। तो होनो के साथ रिएक्शन करने पर यहां से क्या निकल गया, H2O, और आपको क्या मिल गया, N पर NO और CH3। तो N पर मिथाइल, N पर ही नाइट्रोसो, NO ग्रुप को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो एनिलीन, येलो ऑयली लेयर आपको मिली है प्लस H2O। तो क्या मिला आपको, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन आपने लिया बेंजीन पर NH-CH3, रिएक्शन कराई होनो के साथ, मतलब HNO2 के साथ। होनो इसीलिए तो लिख रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि होनो से रिएक्शंस को समझना आसान हो रहा है। होनो से रिएक्शंस को समझना आसान हो रहा है, ठीक है। अब हमने होनो के साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन पर NNO-CH3, N मिथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन, जिसको हम क्या बोलेंगे, येलो ऑयली लेयर। कैसी लेयर है, येलो ऑयली लेयर प्लस H2O। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर हम टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस लें तो टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस डिसॉल्व्ड इन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज होनो, मतलब HNO2। अगर हम लेते हैं टर्शरी एलिफेटिक अमाइंस तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म वाटर सोलुबल नाइट्राइट सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, वाटर सोलुबल नाइट्राइट सॉल्ट, विच डिकम्पोज ऑन वार्मिंग टू गिव नाइट्रोसो अमाइन एंड एल्कोहल। इस बात को रिएक्शन से समझ लेते हैं। अगर हमने टर्शरी एलिफेटिक अमाइन लिया, कैसा अमाइन है ये, टर्शरी, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, होनो के साथ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, होनो मतलब नाइट्रस एसिड HNO2, कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको C2H5 होल थ्राइस N पॉजिटिव HNO2 नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई। ठीक है, ये क्या है हमारा C2H5 होल थ्राइस, तो ये हमें क्या मिल गया, ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। ठीक है, ये हमें मिल गया। अगर यहाँ पे हम CH3 ग्रुप ले लेते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर CH3 भी ले सकते हैं, CH3 होल थ्राइस, तो वो आपका हो जाता है ट्राई मिथाइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। ठीक है, अच्छा ये क्या है आपका, ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट, ये क्या है आपका, ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नाइट्रोसो अमाइन। ये नाइट्रोसो जुड़ा हुआ है और इथाइल ग्रुप भी है, तो नाइट्रोसो अमाइन, और एक C2H5 यहां से निकल जाता है C2H5OH की फॉर्म में। तो आपको क्या मिला, C2H5 होल ट्वाइस N पर NO प्लस C2H5OH प्लस C2H5OH। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है आपका, ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट सॉल्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड की अभी बात चल रही है। एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट्स एट लो टेम्परेचर, लगभग टेम्परेचर रखना पड़ता है 273 से 278 केल्विन। समझते हैं इस बात को। अगर मान लीजिए मैंने एनिलीन लिया जो कि हमारा बेंजीन पर NH2 है, मतलब बेंजेनामीन, NaNO2 प्लस HCl, अगर हम रिएक्शन करते हैं 273 से 278 केल्विन पर, तो प्रोडक्ट बन के आता है C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसको हम बोल देंगे BDC, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। क्योंकि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ये रिएक्शन दे रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं किस लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के बीच में। ठीक है एवरीवन, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सीधी सी बात है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी लीविंग ग्रुप जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक लीविंग ग्रुप को वो सब्स्टिट्यूट करेगा जिस कंपाउंड में लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां से। लीविंग ग्रुप भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल ही लीव करेगा। रिएक्शन से समझते हैं इन बातों को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन एटम दैट इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक सिस्टम, किससे अटैच्ड है वो? एरोमेटिक सिस्टम से, इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। वो एटम भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनिलीन अगर हम बात करें, NH2 ग्रुप, NH2 जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह काम करेगा एंड ऑल्सो इट इज एन पावरफुल एक्टिवेटिंग एजेंट, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जो बात प्रोटेक्शन वाली मैंने बताई थी एसिटन हैलाइड वाली, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी, समझिएगा ध्यान से। These positions become the center of high electron density। कौन कौन सी? जैसे ही हमने एनिलीन लिखा तो इसका मतलब एनिलीन के साथ जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा को इसने इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है कि तीनों पोजीशंस एक्टिवेट हो चुकी हैं। एक्चुअली में 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन होगी और ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेट होने की वजह से तीनों पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। तो क्या रिएक्शन हो सकती है? तो रिएक्शन जो होगी वो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा आपको। तो सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, कुछ जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ब्रोमिनेशन, जहां पे Br पॉजिटिव आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरिनेशन, ठीक है, जहां पे Cl पॉजिटिव आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन, जहां पर NO2 पॉजिटिव आएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देखते हैं, ठीक है। तो समझते हैं पहला पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट किसका? NH2 ग्रुप का, अमीनो ग्रुप का। हेलोजिनेशन, जहां पर हम ब्रोमिनेशन समझेंगे, ब्रोमिनेशन ऑफ अमीन्स अकर्स वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ फास्ट ही नहीं होगी, फास्ट होने के साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मीडियम भी पोलर लिया गया है, Br2 इन पोलर मीडियम। पोलर मीडियम मतलब H2O हमने लिया है, नॉन पोलर मीडियम नहीं लिया, Br2 हमने लिया है पोलर मीडियम में। तो जब हमने बेंजीन प्लस अमीन मतलब बेंजीन अमीन की रिएक्शन, मतलब एनिलीन जो इसका कॉमन नेम है, ये हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, इसकी रिएक्शन Br2H2 के साथ कराई, Br2H2O के साथ, Br2 इन पोलर मीडियम, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो हमारे 3 Br यहाँ पर आ जाते हैं। कहां पर? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। जब हमने Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो इसकी रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन मतलब इसकी जो 2 पोजीशन है या 4 पोजीशन है या 6 पोजीशन है, उन पर क्या आ जाते हैं? Br अटैच हो जाते हैं क्योंकि ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा हाई कर दिया है इन सेंटर्स पर। तो प्रोडक्ट बन के आ जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन विद द रिलीज ऑफ 3 HBr। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब अगर हमें प्रोडक्ट सिर्फ ऑर्थो चाहिए या सिर्फ पैरा चाहिए तो उसके लिए हमें इस नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा क्योंकि रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं एट दी सेंटर्स। अगर हम उस लॉन पेयर को कंट्रोल कर लें या बिजी कर दें तो हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा लॉन पेयर्स का। और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए सिंगल वाला, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड मतलब NH2 के अलावा एक और सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ 3 नहीं, NH2 के अलावा अगर हमें ऑर्थो या पैरा पर अगर सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो हमें इसको प्रोटेक्शन करना होगा। ठीक है, तो द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ESR रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इज दैट these have very high reactivity, these have very high reactivity। वो आप देख ही सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप, यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप, वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है।
ठीक है एवरीवन, चलिए इस बात को और समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब मोनो हेलोजिनेटेड और मोनोब्रोमिनेटेड और मोनोक्लोरिनेटेड अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन। हमें सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन कैसे? हमें उस ग्रुप का प्रोटेक्शन करना होगा। कैसे? समझिए। This can be done by protecting the NH2 group by acetylation reaction। जो हमने एसाइलेशन पढ़ा था ना, जहां पर हम एसिटेनलाइड बना सकते हैं। एसिटाइलेशन आप कर सकते हो विद एसिड क्लोराइड, विद एसिटिक एनहाइड्राइड, देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, एंड विच इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, विच इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। समझते हैं इस बात को। हमने लिया बेंजीन पर NH2 जिसको हम बोलेंगे एनिलीन, जो कि हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एसिटाइलेशन हो जाएगा, असाइल ग्रुप आके जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया NHCOCH3। ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी से कैसा अमाइड बना? सेकेंडरी अमाइड। प्राइमरी अमाइन से, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से आपका सेकेंडरी अमाइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, एरोमेटिक ही है वो भी। तो NHCOCH3। फिर हमने क्या किया? Br2 की रिएक्शन कराई इसके साथ। एसिटानलाइड बोलते हैं हम बेंजीन पर NHCOCH3 को। तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH की रिएक्शन अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है या तो Br आपका ऑर्थो पे आएगा या Br सिर्फ पैरा पे आएगा। मैंने यहाँ पर पैरा वाला शो किया है क्योंकि पैरा वाला मेजर होता है। ठीक है, तो बेंजीन पर NHCOCH3, तो आपका क्या बन जाता है? Br यहाँ पर आ जाता है और ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। बेंजीन पर NHCOCH3, Br यहाँ पर आ जाता है तो ये बन जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला। कौन सा? पैरा वाला। आई होप समझ में आया होगा। ये बन गया पैरा ब्रोमो एसिटानलाइड। बट हमें तो चाहिए एनिलीन, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। और हाइड्रोलिसिस करते क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस करते हैं आपका यहाँ से NHCOCH3 से CH3COOH की फॉर्म में ये निकल जाएगा और NH पर H आ जाएगा, मतलब NH2। तो वापस से आपका बन गया एनिलीन। तो आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बनाना है, अमाइन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, रिंग पर सब्स्टिट्यूशन किया। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही रखना है बट रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करना है किसी इलेक्ट्रोफाइल का, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, तो आपको प्रोटेक्शन के थ्रू जाना होगा, सेलेक्टिव रिएक्शन करनी होगी। तो आप पहले एस का क्या करेंगे? एसिटाइलेशन, जिससे बनेगा एसिटानलाइड जो कि सेकेंडरी अमाइड होगा। ब्रोमिनेशन करेंगे, फिर Br जुड़ जाएगा पैरा पर और ऑर्थो पर। ऑर्थो वाला माइनर होता है, Br वाला मेजर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सॉरी, पैरा वाला मेजर होता है जो मैंने यहाँ पर शो किया है। फिर उसको वापस एसिटानलाइड को अगर आपको अमीन में चेंज करना है तो फिर से आप उसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। आपका क्या बन जाएगा? एसिटानलाइड से अमीन, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा CH3COOH। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। ठीक है एवरीवन, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ESR रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एनिलीन कैन बी ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, मतलब HNO3, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। क्या देगा? इनके मिक्सचर से, इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, इनके मिक्सचर से NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो रिएक्ट कर जाता है एनिलीन के साथ और हमें दे देता है नाइट्रोबेंजीन। वाई नाइट्रेशन प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पर हम नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। ब्रोमीन ग्रुप का एडिशन करें तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन का एडिशन तो क्लोरिनेशन, और अगर हम सल्फोन ग्रुप का एडिशन करें तो सल्फोनेशन, एटसेट्रा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझना इसकी रिएक्शन से। रिएक्शन देखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन की रिएक्शन जब हम कर रहे हैं किसके साथ? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अराउंड 288 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है। तो प्रोडक्ट में देखो क्या मिल रहा है? बेंजीन पर NH2 बट पैरा में NO2, बेंजीन पर NH2 बट मेटा में NO2, और बेंजीन पर NH2 ऑर्थो पे NO2।
तीनों प्रोडक्ट मिल गई, बड़ी अमेजिंग बात हो गई। चलो तीनों तो और किसी में मिल जाते हैं, बट क्योंकि NH2 को अभी तक हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह समझ रहे थे और ये है भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा सेंटर्स पर हाई कर देता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो इस रिएक्शन में है NO2 पॉजिटिव, कौन है? नाइट्रेटिक मिक्सचर की वजह से कौन आ रहा है? NO2 पॉजिटिव। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये अटैच करेगा ऑर्थो या पैरा पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसकी यील्ड, ऑर्थो पर तो 2%, पैरा पर चलो 51 आ रही है, मान ली बात, बट मेटा पर 47% कैसे आ गई? दिस इज अमेजिंग, सरप्राइजिंग कि मेटा पोजीशन पर 47% इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे दे रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि आप देख सकते हैं जो NH2 है उस पर लॉन पेयर है, मतलब वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। और हम एक एसिड लेके चल रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी है, मतलब अच्छा खासा एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो क्या रीजन हो सकता है? एनिलीन एक H पॉजिटिव ले लेगा, एसिड का मतलब वो H पॉजिटिव देगा, और एनिलीन एक H पॉजिटिव ले लेगा और बना लेगा प्रोटोनेट होके एनिलीनियम आयन। कैसे? देखिए ध्यान से, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि जो मेटा 47% यील्ड दे रहा है, दैट में मिल रहा है, दैट एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिव। जो एनिलीनियम आयन बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो होगा क्या, हमने जितना भी रिएक्टेंट लिया होगा उसका कुछ परसेंट एनिलीनियम आयन में बदल गया होगा, जो है वो तो ऑर्थो पैरा दे रहा है, और जो बदल गया वो हमें मेटा दे रहा है। ठीक है, कैसे वो देखिए, बेंजीन पर NH2 जिसको हम बोलते हैं एनिलीन, जो कि हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, ये लॉन पेयर क्या करेंगे, ये इसकी बेसिक नेचर को डिसाइड करते हैं। अब ये बेसिक है नेचर में, एसिडिक एनवायरनमेंट है मतलब H पॉजिटिव, प्रोटोनेट हो गए बना रहा है NH3 पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। अब ये एनिलीनियम आयन हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा सेंटर मतलब ऑर्थो पैरा को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ऑटोमेटिकली मेटा सेंटर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में अटैच होगा कहां पर, मेटा पोजीशन पर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है एवरीवन, तो ये है हमारा पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से पैरा और ऑर्थो आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से मेटा की भी अच्छी खासी यील्ड आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन की इतनी अच्छी यील्ड क्यों मिल रही है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन की कम है और पैरा नाइट्रो एनिलीन की 51% है, तो ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमने क्या करना है, बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप थ्रू एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड द नाइट्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड। अगर हमें ये तीन तीन प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अगर हमें ये तीन तीन प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ऑर्थो और मेटा वाला नहीं चाहिए, और एक अच्छी खासी यील्ड में पैरा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ऑर्थो तो मिलेगा थोड़ा बहुत, हमें क्या करना होगा, इस यील्ड को कम करने के लिए जो हमें माइनर में चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, और पैरा वाला मेजर में चाहिए, उसको करने के लिए फिर से वही प्रोटेक्शन की हेल्प लेनी होगी। तो आप बेंजीन पर जो NH2 है उसका एसिटाइलेशन कर दीजिए, एसाइलेशन आप उसे बोल सकते हो, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या होगा, नाइट्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। पैरा नाइट्रो एनिलीन हमें कैसे मिल जाएगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट। समझिए कैसे, बेंजीन पर क्या है, NH2 जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिलीन, या फिर आप बोल सकते हो बेंजीन प्लस अमीन मतलब बेंजीनामीन। रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब हम क्या करा रहे हैं, एसिटाइलेशन, जिसको आप जनरल वर्ड बोल सकते हो एसाइलेशन। CH3CO होल ट्वाइस CH3CO होल ट्वाइस O प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन के आता है एसिटानलाइड, मतलब बेंजीन पर NHCOCH3 जो कि एक अमाइड है। कैसा अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है। किससे बना है, प्राइमरी अमाइन से, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
एंड देन एंड H2SO4 288 केल्विन पर एसिटानालाइड की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट बन के आता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो नाइट्रो ग्रुप को एज एन इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस कराएगा, बट क्योंकि अब यहाँ पर प्रोटेक्शन हो चुकी है तो सेलेक्टिव नाइट्रेशन हम कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट सिर्फ एक मिलेगा, जो ऑर्थो वाला मिलेगा वो माइनर होगा, ठीक है। मेटा वाला भी अगर मिलेगा तो बहुत कम यील्ड में मिलेगा, माइनर होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड, ठीक है। क्योंकि जो ये लॉन पेयर है ना, ये बिजी हो गए कॉन्जुगेशन में किसके साथ, इस CO ग्रुप के साथ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पर हाई नहीं कर पा रहे हैं, हाई नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली एसिडिक एनवायरनमेंट तो है, बट अब क्योंकि ये लॉन पेयर बिजी हैं तो उतने ज्यादा ये नहीं जा रहे हैं प्रोटोनेट होने के लिए, ठीक है। तो पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड हमें मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। और फिर से वही, अगर हमें इसे वापस से इस जो अमाइड ये ग्रुप बना है, जो ये प्रोटेक्शन हुई है, इसको वापस से अगर NH2 में चेंज करना है तो हमें फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करनी होगी। और पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड को पैरा नाइट्रो एनिलीन में आप हाइड्रोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव दे दीजिए और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा NHCOCH3 से NH2 आ जाएगा और यहाँ पर CH3COOH एज ए प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन पर NH2 था, उसका एसिटाइलेशन किया, प्रोटेक्शन हो गया, सेलेक्टिव नाइट्रेशन कर रहे हैं। फिर नाइट्रेशन किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर की हेल्प से, नाइट्रेशन हो गया, पैरा पर NO2 आ गया, मेजर प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे शो किया है। फिर हाइड्रोलिसिस कर दी, वापस से NHCOCH3 से NH2 बन गया। तो अब ये बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से आप सेलेक्टिव रिएक्शंस करके अपनी यील्ड को, अपने मेजर प्रोडक्ट की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, ठीक है एवरीवन। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस है वहां पर भी वो भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ही पार्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट दो होती हैं, एल्काइलेशन जिसमें एक एल्काइल ग्रुप का एज एन इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोडक्शन किया जाता है एनिलीन में, या फिर एरोमेटिक रिंग में आप बोल सकते हो, जो कि ये वाली है बेंजीन पर NH2 बोल सकते हो आप। एंड एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप का मतलब RCO ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लेके चलते हैं एक लुईस एसिड, आपने समझा होगा ये, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लेके चलते हैं लुईस एसिड। जिस वजह से क्या होता है, लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर उसे चाहिए, वो तो भूखा बैठा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और एनिलीन है एक लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में नहीं जाते। वैसे ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अगर आप सिंपल बेंजीन लेते हैं और उस पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड जो होती है तो रिएक्शन हो जाती है। बट अगर आप बेंजीन पर NH2 करके रिएक्शन कराते हैं तो ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3, जो कि हम एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, नॉट AlCl3, आप लुईस एसिड लेते हैं FeCl3 AlCl3 FeBr3, तो जो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, तो ये उसके साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं और प्रोडक्ट नहीं देते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एनिलीन डज नॉट गो FC रिएक्शंस, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, चाहे वो एल्काइलेशन हो या फिर वो असाइलेशन हो, ठीक है, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनहाइड्रस AlCl3 विच इज अ लुईस एसिड एंड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है एवरीवन। तो आई होप ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, कुछ नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये आपको समझ में आई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एनिलीन कैन बी ट्रीटेड। अभी सल्फोनेशन वाली रह गई, सल्फोनेशन के लिए हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फोन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू गिव एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड अराउंड टेम्परेचर रहेगा 453 केल्विन से 473 केल्विन, थोड़ा हाई टेम्परेचर है, प्रोड्यूसेस सल्फानिलिक एसिड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन वाई सल्फोनेशन। इस पॉइंट को रिएक्शन से समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस और सल्फोनेशन, ये कुछ जनरल रिएक्शंस हमने देखी। ये हमारी रिएक्शन एनिलीन जिस पर बेंजीन पर NH2 है एंड नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, हमने किया क्या,
H पॉजिटिव HSO4 मतलब H2SO4, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराया, प्रोडक्ट बना एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब इसने H पॉजिटिव ले लिया तो बेंजीन पर NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव एज एन अनायन। हीट किया 453 से 473 केल्विन पर, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आया सल्फानिलिक एसिड, ठीक है, रीअरेंजमेंट हुई और बेंजीन पर NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव से क्या बन गया, बेंजीन पर NH2 और पैरा पोजीशन पर SO3H, सल्फोन ग्रुप का एडिशन हो गया। फिर रिवर्सिबल स्टेप में ये NH2 क्या है, लॉन पेयर, और ये एक एसिड है तो H पॉजिटिव ले सकता है, तो क्या करेगा NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, अब डाईपोलर आयन बन गया, दो पोल आ गए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं ज़्विटर आयन। क्या बोल सकते हैं, ज़्विटर आयन। तो बेंजीन पर हमने एनिलीन पर सल्फोनेशन किया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हीट किया सल्फानिलिक एसिड, या फिर रिवर्सिबल स्टेप में ज़्विटर आयन बन सकता है। आई होप ये सल्फोनेशन रिएक्शन जो कि ESR है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपको समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारे क्या है, समरी। तो जैसा कि आज की सेशन में हमने जो केमिकल रिएक्शंस कवर किए हैं वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या कवर किया, हमने बेसिक नेचर देखा अमाइंस का, सॉल्यूशन फेज में भी गैसियस फेज में भी। अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहां से ड्राइव होते हैं, NH3 से, बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप, जिसके बेस पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस बनते हैं। दे एग्जिबिट बेसिक प्रॉपर्टी, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस पर, नाइट्रोजन एटम पर, विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन H पॉजिटिव। The basicity of amines is influenced by the electronic effects of substituents attached to the nitrogen, ठीक है, डिपेंड करता है इस बात पर। अच्छा, डोनेटिंग टेंडेंसी को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि H पॉजिटिव को तो तभी एक्सेप्ट करेगा ना, आप H पॉजिटिव एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। फिर हमने एसाइलेशन रिएक्शन देखी। एसाइलेशन इज ए केमिकल रिएक्शन जिसमें एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है इनटू ए मॉलिक्यूल। अमाइंस अंडरगो एसाइलेशन व्हेन दे रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड, एसिड, एनाइडाइड्स या एस्टर्स के साथ। फिर हमने कार्बाइल अमीन रिएक्शन देखी जिसमें कार्बाइल अमीन एज ए प्रोडक्ट मिलता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शंस आल्सो नोन एज हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस, जो कि एक केमिकल टेस्ट है प्राइमरी अमाइंस के साथ, क्योंकि प्राइमरी चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों अमाइंस इस रिएक्शन को दे सकते हैं। इन दिस रिएक्शन ए प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, रिएक्शन होती है टू फॉर्म आइसोसाइनाइड, जो कि हमारा होता है RNC, विच हैज अ वेरी फाउल स्मेल, वेरी फाउल ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी एक टेस्ट हो गया किसके लिए, प्राइमरी अमाइंस के लिए। आई होप क्लियर। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने देखा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी एरोमेटिक, एलिफेटिक, सेकेंडरी भी और टर्शरी अमाइंस की भी रिएक्शंस देखी। अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट वेज, वो डिपेंड करता है उनकी क्लासिफिकेशन पर, वो किस टाइप का है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स which can be used in various synthetic applications, ये भी मैंने आपको बताया, जैसे BDC का एग्जांपल, BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है जो कि स्टेबल है। सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म N नाइट्रोसो अमाइंस, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस की बात हो रही है या एलिफेटिक हो, which are often yellow oily liquids. टर्शरी अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड्स टू फॉर्म नाइट्राइट सॉल्ट्स, ये बातें भी हमने देखी। उसके बाद हमने ESR रिएक्शंस देखी। ESR रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, एरोमेटिक अमाइंस जैसे कि एनिलीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द अमीनो ग्रुप व्हिच एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे Br2H2 वाली रिएक्शन में तीनों पोजीशंस पर Br आ जाता है, NO2 वाले केस में मेटा की यील्ड हाई आ जाती है, तो सेलेक्टिव रिएक्शन करके हमने फिर इस बात को सॉल्व भी किया था, राइट, और इसका रीजन भी देखा था। The amino group directs the incoming electrophile to the ortho and para positions, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है relative to itself, making these positions more reactive, और इन positions पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देता है। For example, nitration of aniline typically results in a mixture of ortho and para nitroaniline, साथ में वहां पर अच्छी खासी yield में मिलता है मेटा नाइट्रोएनिलीन, जिसको हमने प्रोटेक्शन करके NH2 ग्रुप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ठीक है एवरीवन। सो आज की क्लास में हमने ये कुछ रिएक्शन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में क्यों नहीं जाते, ये सारी बातें डिस्कस की। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। सो इट्स टाइम टू से थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। धन्यवाद एवरीवन।